जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा एसएससी जीडी का सेकंड क्लास हिस्ट्री की। तो कल हमने पारग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था, जो कि इसकी प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया था और इसकी फुल डिटेल में भी पढ़ लिया था। तो चलिए थोड़ा सी इसकी रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ हमें ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। तो कल पढ़ाया था पारग ऐतिहासिक काल के बारे में, जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे और यहाँ के लोग आदि मानव थे और खाना बदोश थे और अखेटा थे, यानी शिकार करते थे। इसे मुख्य 3 भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लास्ट अंतिम में उत्तर पाषाण काल, जहाँ तांबे की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी और मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार। तीसरा माह था नव पाषाण काल, जहाँ अस्थायी आवास शुरू हो गई थी। इसमें पशुपालन, पहली पशुपालन कुत्ता, कृषि जौ की खेती सुलेमान कीर्तन पहाड़ी के बीच में मिली थी। फिर पहिया का आविष्कार भी हो चुका था और मनका का भी आविष्कार हो चुका था। तो ये हो गई इसकी शॉर्ट में रिवीजन। इसकी फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर पहली वीडियो देख लें और इसकी प्रैक्टिस सेट भी कर लें। और आज हम पढ़ने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आधे ऐतिहासिक काल में आती है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि अभी आपका शुरू है तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3-4 दिन आप अगर लगातार देखते हैं तो आपको सिलेबस का पैटर्न समझ में आ गया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ में आने लगेगा। और अभी आपको बाउंस कर दो, लेकिन कोई नहीं, आप अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं आधे ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि तो मिली, परंतु पढ़ा नहीं गया। इसे पुरातत्व के साक्ष्य में ही रखा जाता है। तो ये आप मैं इसकी नोट्स टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्यतः जो मेन पॉइंट है उसे सिर्फ बताता हूँ। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेन ये समझना चाहिए कि सिंधु नदी थी, जो मतलब जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के बीच में अभी उधर चलती है। पहले इंडिया में थी पर अभी अलग हो चुकी है, तो पाकिस्तान में है। तो उस नदी के किनारे जितना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी हड़प्पा सभ्यता, तो ये सिंधु नदी के आसपास ही थी। तो इसीलिए इसे सिंधु नदी की सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा की, तो इसलिए हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहली जानकारी देते हैं चार्ल्स मैसन, जो कि 1826 ईस्वी में सबसे पहले जानकारी देते हैं कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, क्योंकि उस टाइम उन्हें वहाँ पे बहुत सी पक्की हुई ईंटें मिली थी। तो उन्होंने उस टाइम मैसेज दिया था। फिर सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया और यहाँ कंफर्म किया कि यहाँ सभ्यता है। फिर सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। जब उत्खनन हुआ तो पता चला। फिर लॉर्ड कार्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग को यह स्थापना किया, कि जिसमें महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इसकी उत्खनन कराया। मतलब ये लॉर्ड कार्जन जो थे, वो सूचना दिए थे ये भी। तो सबसे पहली सूचना पूछी तो चार्ल्स मैसन, जो कि 1826 में। फिर दूसरा इसकी सर्वेक्षण करवाए थे कनिंघम, जो कि 1853 ईस्वी में। फिर सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया, यानी उसका उत्खनन जॉन मार्शल ने करवाया। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। यानी दयाराम साहनी जो थे वो स्पॉट में थे, जो हड़प्पा शहर था वहाँ भी ये खुदाई करवाते हैं, जो पाकिस्तान के अभी मांडुगुमरी जिले में। आगे पता चलेगी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो ये आप पॉइंट बनता है, तो इसे आप कहानी जैसा रिलेट करिए कि हाँ, कोई सभ्यता थी जिसकी पहली जानकारी दी गई, वहाँ की लिपि मिली पर पढ़ा नहीं गया। उसकी उत्खनन कराई तो बहुत सारे पके हुए ग्रिड पद्धति में ईंटें मिले थे। तो ये आप ऐसे माइंड में कहानी जैसा दोहराते चले, तभी आपको समझ में आएगी। फिर आगे देखते हैं। इसकी विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। यानी ये जो 2500 ईसा पूर्व और 1750 तक जो ये टाइम पीरियड बताया जाता है, क्योंकि उस टाइम तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उसे पढ़ा नहीं गया, पर ये किस तरीके से बताया गया। तो ये बताया गया है C14 द्वारा, यानी कार्बन डेटिंग 14। तो इसके द्वारा जो उस टाइम की जो सामान मिलती थी, उसकी जो ऊपर की परत रहती है कार्बन, उसको, जैसे ये पेन है इसकी बहुत पुरानी थी, इसके ऊपर कार्बन रहती है। तो इसे वैज्ञानिक जांच करेगा और फिर वो कार्बन के द्वारा पता चलती है कि ये पेन कितनी पुरानी।
तो उस सामान के द्वारा ये काल निर्धारित किया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसे उत्तर में हो जाता है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे था। ये पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे दक्षिण में आ जाता है दैमाबाद, जो पौरा नदी के किनारे था। इसकी नदी भी हमेशा याद रखिएगा, और कौन उत्खनन कराया है ये आगे मैं बता दूंगा। फिर आप पूरब तरफ आ जाता है आलमगीरपुर, जो हिंदन नदी के किनारे थी। पश्चिम तरफ आ जाती है सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है, दशक नदी के पास में थी। तो ये इसकी मतलब चारों दिशा की ये है, इसे आप मैप में मतलब माइंड में बैठा लीजिएगा। फिर देखते हैं इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। यानी इसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो पाकिस्तान के सुतका गेंडोर, जो ये पश्चिमी सीमा ये सुतका गेंडोर में थी, और ये दशक नदी के किनारे थी। तो नदी का नाम इम्पोर्टेंट आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा आता है इसकी उत्तरी सीमा, कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी। कश्मीर के मांडा उत्तरी सीमा पूछ रहा है, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। तो ये जो चारों पॉइंट है ये सबको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यद्यपि शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया। जो पूर्वी सीमा थी वो कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में थी। चौथा देखते हैं, इसकी पश्चिमी महाराष्ट्र में दैमाबाद में पारवा नदी की थी। यानी जो दक्षिणी सीमा थी वो महाराष्ट्र के दैमाबाद के परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ गाड़ी का प्रमाण मिलता है। धातु जो कि कांसा का सामान मिला था। धातु का आगे वैदिक काल में आता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हड़प्पा। यह हड़प्पा शहर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के नाम से हड़प्पा सभ्यता, या ये थोड़ा इसकी उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। यह रावी नदी के किनारे था। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आप थोड़ा वीवीआई समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछे तो ये सिंधु नदी के किनारे है। अगर सिर्फ हड़प्पा पूछे तो ये रावी नदी के किनारे, क्योंकि हड़प्पा सिर्फ पूछेगा तो हड़प्पा शहर पूछा गया है, ना कि हड़प्पा सभ्यता। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो ये थोड़ा वीवीआई है, इसको आप भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी मानी जाती है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों ऑप्शन देगा। ये दोनों, ये वाला आपको मारना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो ये जो है, इसको भी वीवीआई है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते। यहाँ देखिए, हड़प्पा में कुम्हार का चाक मिला, यानी कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसका चाक मिला। श्रमिक आवास मिला, लकड़ी की औखली मिली। फिर RH-37 कब्रिस्तान, यानी एक कब्रिस्तान पे ये RH-37 एकदम क्लीन टू क्लीन लिखा हुआ था, RH-37 कब्रिस्तान। लेकिन ये कोड किया था, तो इसकी भाषा आज तक कोई पढ़ नहीं पाई, तो नहीं बता पाता आज तक कोई भी है। फिर स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसे इस प्रकार का रहता है, वो स्वास्तिक चिन्ह भी मिली है यहाँ से। और यहाँ एक अन्नागार, जिस अन्नागार में खाना वाना रखा था, तो महान अन्नागार भी मिली है। मृत्यु देवी की मूर्ति भी मिली है, मूर्ति। फिर लकड़ी की ताबूत, हाथी का कपास, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको आप मैं PDF दे दूंगा, ये सब आप थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही किया था। तो चांदी का सबसे पहला उपयोग हड़प्पा वासियों ने ही किया था, ऐसा बोला जाता है। फिर देखते हैं मोहनजोदाड़ो। तो ये दो शहर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक हड़प्पा और दूसरा ये मोहनजोदाड़ो। तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। 21 हो गया है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे तट पर थी। यानी जो मोहनजोदाड़ो थी, यह सिंधु नदी के किनारे थी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यानी जो मोहनजोदाड़ो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अगर यहाँ क्वेश्चन ये बने कि
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है, कौन सा था, तो वो मोहनजोदाड़ो होगा। अगर क्वेश्चन ये बने कि सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी मतलब शहर कौन सी थी, तो राखीगढ़ी होगी। तो आगे मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ मृतकों को एक बहुत बड़े टीला मिला था, यानी इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यानी जो हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा थी, वहाँ पे कब्र को एक फ्रीक्वेंस में मतलब इज्जत से दफनाया जाता था। और यहाँ एक ही जगह, कहीं का पैर कहीं और है, मुड़ी कहीं और है, ये मतलब जैसे पाओ वैसे यहाँ पे बिछा दिया गया था, लाशों का ढेर था, इसीलिए मोहनजोदड़ो को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली है, जो कि देखते हैं। पुरोहित आवास, फिर घर में कुआं पाया जाता था, और फिर विशाल स्नानागार, जो कि कोई पर्व या कोई त्यौहार में मनाने के लिए, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये सॉरी छठ पूजा में पानी में जो त्यौहार मनाते हैं, वो वैसी एक अनुमान लगा जाता है कि ये कोई पर्व त्यौहार मनाने में ये विशाल स्नानागार का उपयोग होता होगा। फिर सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क सबसे चौड़ी सड़क यहीं से मोहनजोदाड़ो में सबसे चौड़ी सड़क थी। अब पशुपति शिव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पशुपति शिव का एक मतलब मूर्ति मिला है, जो पशुपति शिव के नाम से जाने जाते हैं। फिर तांबे का भी ढेर मिला है। घर में कुआं, अन्नागार यहाँ भी मिली थी, जहाँ खाना रखा जाता है। फिर स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ भी स्वास्तिक चिन्ह मिली थी, जो अभी बताया। फिर सभागार, यानी एक जगह मीटिंग करने वाले जो सभागार रहता है, वो भी था। आकांक्षा की नर्तकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी एक और लड़की थी जो डांस करती हुई थी, कांसे की नर्तकी जैसी बनाई हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो का अन्नगार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व भव्य इमारत था। ये भी ये मेन पॉइंट नहीं है, बस ये सब कहानी आपको माइंड में बैठेगा, तभी आप इसको रिलेट कर पाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री है, इसको आप कहानी जैसे याद करिएगा। फिर बाकी ये सब नाम वाम है, ये आपको बाद में याद हो जाएगा, पहले आप कहानी माइंड में बैठाइए। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से मिला था, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। यानी स्वास्तिक चिन्ह जो मिला था, वो क्या चीज़ का बना था, सिलखड़ी से बना हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं चून हथौड़ा, जो कि इसकी खोज 1931 में हुई थी। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर थी। यह एकमात्र शहर है जहाँ दुर्ग रहित है, यानी जो किला था हर जगह बाउंड्री दी हुई रहती थी, और ये जो चूनाहदुड़ा है यहाँ पे दुर्ग रहित थी, यानी किला घेराबंदी नहीं था। और यह एक औद्योगिक शहर थी, यानी औद्योगिक मतलब ज़्यादा लोहार वहार का दुकान उकान ये वो। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं की मिली हैं, जैसे मेकअप सामग्री, यानी यहाँ जो चूनहोदुड़ है ये, इसमें लड़कियों का ज़्यादा सामान मिला है। मेकअप वूकअप, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंटें, लिपस्टिक, मनका, सुई, बिल्ली के पीछे कुत्ता, बिल्ली के पीछा करता कुत्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये देखिए, उस टाइम जहाँ कहाँ 2500 ईसा पूर्व, उतना पहले भी लिपस्टिक का यूज़ होता था, गुड़िया का यूज़ होता था, फिर मेकअप सामग्री भी मिलती थी। तो ये औरतों का सामान यहाँ ज़्यादा मिलती थी मोहनजोदाड़ो में, जो कि 1931 में खोज हुई थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। अब आगे देखते हैं। फिर देखते हैं रोपड़, जो 1553 नहीं 1953 होगा, 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। तो इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे थी। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को भी 100 में शामिल था, यानी यहाँ जो रोपड़ थी, यहाँ पे उसके पालतू जानवरों को भी साथ में दफन कर दिया जाता था। ऐसा ही 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरज़होम में भी मिला था, जो बुरज़होम में बताया गया था कि वहाँ पे एक आदमी के साथ उसके पालतू जानवर को भी मार के डाल दिया जाता था, बुरज़होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में। फिर आता है बनावली, इसकी खुदाई रविंद्र सिन्हा ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी थी। रंगोई, ये नदी लोग के भी नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो कि ये इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मुख्यतः आप लेके चलिएगा, पर इसे शायद एक आध क्वेश्चन बन जाए तो बहुत है, ऐसे उम्मीद नहीं रहता ये सबसे क्वेश्चन बनना, पर सिलेबस है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसकी कल जितनी टाइप की क्वेश्चन बनेगी, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और
इसमें आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोग के जैसा स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जैसा लगा, जैसे मुझे समझने में आसानी हो, वैसे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अगर कोई आर्ट टीचर के पास देखिएगा, मुझसे बेस्ट बहुत टीचर मिल जाएंगे, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप वहाँ जाइएगा तो आपको पूरा सिलेबस एक फ्रीक्वेंस से फाउंडेशन जैसा कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ वो कंप्लीट कराऊँगा, बताऊँगा कि किस टाइप में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मुझे सिर्फ पेपर निकालना है। बाकी एसएससी जीडी का हम तैयारी कर रहे हैं, ना कि यूपीएससी का, क्योंकि जीएस सिलेबस बहुत ही बड़ा हो जाता है। अभी हिस्ट्री की बात करें तो वो कब से कब चल रहा है, इतना हिस्ट्री लंबा, पर हमें इतना नहीं पढ़ना है, जितना एग्ज़ाम में आए वो उस टॉपिक को कवर करना है। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले यही नहीं समझ पाते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे जीएस से 20 क्वेश्चन आता है। अगर आप मेरा जितना मैं क्लास करवाऊँगा, इसमें से 1 से